जबलपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सत्येंद्र मेडिकोज को सील कर दिया है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने और बेचने के आरोप में यह कार्रवाई की जा रही है। दरअसल सपन जैन का चाचा बताया जा रहा है सत्येंद्र मेडिकोज का ओनर। गुजरात पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त भगवती फार्मा का संचालक सपन जैन। और इस पूरे मामले की कार्रवाई की बात करें तो इस वक्त अलग अलग जगह पर छापेमारी हो रही है। इस फार्मा कंपनी के माध्यम से किन किन लोगों तक ये इंजेक्शन पहुंचाया जा रहा था, ये अब खुलकर सामने आने लगा है। सत्येंद्र मेडिकोज पर कार्रवाई की गई, जहां ये बताया जा रहा है कि ये सपन जैन का चाचा लगता है जो इस सत्येंद्र मेडिकोज का ओनर है, जो संचालक है। दरअसल गुजरात की नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सत्येंद्र मेडिकोज को भी सील कर दिया है। कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में और भी कई लोगों के नाम सामने आने की संभावना है। कहां और किस किस जगह पर इसकी सप्लाई की जा रही थी, इन सभी विषयों पर लगातार पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल इस वक्त गुजरात के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सत्येंद्र मेडिकोज को सील किया है। आरोपी सपन जैन हैं, उनसे हमारी डायरेक्ट बातचीत नहीं हो पाई है। उन्हें गुजरात पुलिस ले गई है। हम उनसे संपर्क कर रहे हैं, तो जो बताते हैं उनके तथ्यों के आधार पर भी जांच की जाएगी। हम अन्य तथ्यों की भी जांच कर रहे हैं। यहाँ पर भी अगर इंजेक्शन आए हैं, कहाँ गए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। अभी तक सर जबलपुर में कितने नकली रेमडेसिविर के उपयोग होने की जानकारी है? अभी तक एग्जैक्ट फिगर कुछ नहीं आया है। और बात करेंगे जबलपुर से हमारे सहयोगी करण इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। करण, सत्येंद्र मेडिकोज पर कार्रवाई की गई है और क्या जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जबलपुर से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो मामला सामने आया है, उसमें जिला प्रशासन के भी होश उड़ा दिए हैं। और यही वजह है कि अब पुलिस और जिला प्रशासन लगातार इस मामले में कार्रवाई तेजी से बढ़ाई हुई है। जहां कल 2 मेडिकल स्टोरों को पूरी तरह से सील किया गया था, तो वहीं आज जो जानकारी जब पुलिस के हाथ आई है, उस आधार पर सत्येंद्र मेडिकोज को भी सील कर दिया गया है। प्राथमिक तौर पर जो पुलिस से हमारी बातचीत रही है, उन्होंने बताया है कि जो आरोपी सपन जैन है, जिसको गुजरात पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उसके चाचा के द्वारा सत्येंद्र मेडिकोज का संचालन किया जा रहा था। और ऐसी जानकारी और ऐसे कुछ सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं सत्येंद्र मेडिकोज के जरिए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को जबलपुर के अंदर खपाया जा रहा था। हालांकि इसके साथ में कई निजी अस्पताल जो हैं वो भी पुलिस की रडार में आए हैं और पुलिस ने वहां पर औचक निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही कई चेहरे ऐसे हैं जो बेनकाब हो सकते हैं। लगातार जबलपुर पुलिस जो है वो गुजरात पुलिस के साथ संपर्क बनाए हुए है। सपन जैन से भी पूरी तरह से बातचीत कर सवाल जवाब को जानने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब ये आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सपन जैन के द्वारा इस पूरे नेटवर्क का जो अब भंडाफोड़ तो हो गया है, लेकिन इसका संचालन किस तरीके से किया जा रहा था, इसको कहां कहां खपाया जा रहा था और कौन कौन इस काले कारोबार में जुड़े थे, उन सभी लोगों के अब परत दर परत नाम सामने खुलकर आ रहे हैं। कर्ण, क्या यहाँ जो मेडिकोज जिस पर कार्रवाई की गई है, नकली दवाइयां यहाँ से बरामद हुई हैं? रेमडेसिविर जो इसकी बात हो रही, क्या उसकी भी कुछ खेप मिली यहाँ से? देखिए बिल्कुल, ये जो लगातार सीजन की कार्रवाई की जा रही है, पुलिस द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा जितने भी मेडिकल स्टोर के निरीक्षण किए गए हैं, जहां पर जिस आधार पर साक्ष्य और सबूत मिले हैं, उनके आधार पर वहां ये कार्रवाई की जा रही है। तो इस बात को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। और यही कारण है कि पुलिस ने वहां पर आवश्यक दस्तावेजों को जब्त करने के साथ आवश्यक जो भी चीजें वहां पर मिली हैं, जो इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा रोल अदा कर सकती हैं, उन सारी तथ्यों को अपनी हिरासत में लिया है, जब्ती में लिया है और वहीं इन मेडिकल स्टोर को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। अब पुलिस को ये स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि जल्द जो बहुत सारे तथ्य हाथ में लग रहे हैं, सपन जैन जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उससे भी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही सारी कड़ियों को जोड़कर इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया करण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि ग्वालियर एसटीएफ की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 5 इंजेक्शन बरामद किए। इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबर लगते ही पुलिस की टीम ने जाल बिछाया। मुखबिर से 1.5 लाख रुपए में इसका सौदा तय हुआ था, जिसके बाद सिवनी से डिलीवरी देने के लिए आए एक आरोपी को
एसटीएफ की टीम ने रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार किया। बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर लगातार स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसटीएफ सक्रिय है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर इस तरह की दवाइयों को न सिर्फ ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं बल्कि स्टॉक करके उसके मुंह मांगे दाम वसूल रहे हैं। और कई जगह तो नकली दवाइयों तक को मुंह मांगे दाम पर बेचा जा रहा है, चूंकि जिसके परिजन हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर वो दवाई लाकर देगा। इस बात का फायदा ऐसे इंसानियत के दुश्मन उठा रहे हैं। और ग्वालियर में रेमडेसिविर इंजेक्शन और प्लाज्मा की कालाबाजारी करने पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने मैक्स अस्पताल के संचालक सहित 5 लोगों पर रासुका की कार्रवाई की। मैक्स अस्पताल के संचालक रवि रजक, सोनू जाटव और मोहसिन खान पर रासुका लगाई गई है। और प्लाज्मा बेचने के आरोपी जय आरोग्य अस्पताल के वार्ड बॉय शुभम गौतम और ऑटो चालक अनिल तोमर पर रासुका की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने 4 अस्पताल और 1 सीटी स्कैन सेंटर को नोटिस जारी किया है। अस्पतालों को लापरवाही और अव्यवस्थाओं के लिए सीटी स्कैन सेंटर को गलत रिपोर्ट देने पर नोटिस भी जारी किया गया है। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान तंबाकू और गुटखा बेच रहे कारोबारी के घर पर पुलिस ने छापा मारा। छापा मारकर कार्रवाई के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में गुटखा और तंबाकू बरामद किया गया। आरोपी तय कीमत से 4 गुना अधिक दाम में ये तंबाकू उत्पाद बेच रहा था और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पहले जाल बिछाया। बता दें कि एसडीएम अक्षय सिंह मरकाम खुद ग्राहक बनकर गए व्यापारी शैलेंद्र जैन के पास और फिर अवैध धंधा करते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के पास से 20 लाख से अधिक का सामान जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हर रोज करीब 1 लाख रुपए का माल बेच रहा था और एक महिला की शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई। और मध्य प्रदेश सरकार ने अब आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दे दिया है। सीएम शिवराज ने हड़ताल पर जाने के लिए अड़े आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों की 9 मांगों में से एक मांग को मान लिया है। हालांकि कर्मचारी बाकी सभी मांगों को भी पूरा करने की मांग पर अड़े हुए हैं। आउटसोर्स बिजली कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर जाने के लिए अड़े हुए हैं। कल से कर्मचारी बिजली संबंधित काम का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों ने 10 मई को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। प्रदेश में 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ऐसे में कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से बिजली सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले परिहार साहब यही मैं जानना चाहूँगा कि सरकार ने आपको फ्रंटलाइन वर्कर्स मान लिया है। हाँ, आज जो कल आदेश ऊर्जा विभाग द्वारा निकाला गया है उसमें फ्रंटलाइन वर्कर तो माना है, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर को जो सुविधाएं मिलना चाहिए थी, जो उसमें कंडिकाएं हैं कुछ अभी, उन कंडिकाओं के अनुसार यदि उनको एबॉलिश नहीं किया जाए, उनको समाप्त नहीं किया जाता है, तो हम जो बिजली विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको ये सुविधाएं या जो भी लाभ इसमें मिलना है वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो शर्तों में जो कंडिका है 3 नंबर की, उसको समाप्त किया जाए। इनको फ्रंटलाइन वर्कर और कोविड में डायरेक्ट जो उनकी शर्त है कि उनको कोविड को रोकने के लिए इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसमें शामिल किया जाए। ये हमारी मांग फिर से रहेगी। 10 तारीख का आपने कहा था, कल ये 10 तारीख, क्या तैयारियां हैं? तो आज आउटसोर्स एक्चुअल में जो हमारे आउटसोर्स का संगठन है उसने 10 तारीख के लिए अपना वो किया था। हमने उनको समर्थन दिया था कि हम आपके समर्थन में हैं। हम आज भी उनके जो भी वो करेंगे उसको समर्थन देते हैं। यदि उनकी मांगें 2-3 दिन बाद नहीं मानी जाती हैं तो हम अपने विचार करके आगे की रणनीति। अभी हमारा उद्देश्य सबसे ज़रूरी ये है कि हम विद्युत व्यवस्था बनाए रखें, जिससे कि हमें इस पेंडेमिक से उभरने में शासन का हम सहयोग करें। लेकिन शासन से हम ये मांग करते हैं कि ये जो हमारी मांगें हैं इनको तुरंत पूरा किया जाए।
तो यही कहा जा रहा है कि हम भी शासन का सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन जो मांग मानी गई है उसमें भी स्थितियां आप खुद जान रहे हैं। जो मांग थी कि कोरोना योद्धा घोषित किया जाए, उसमें भी इफ़ एंड बट लगा दिया गया, यानी अगर और मगर की स्थिति बना दी गई है। इसको लेकर भी अभी तक सुनिश्चितता पूरी नहीं हो पाई है और जल्द ही आउटसोर्स के कर्मचारी और अभियंता संघ इसको लेकर फिर से अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। कैमरामैन अतुल के साथ मृदुल शर्मा, भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री कल्याण योजना में ऊर्जा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को शामिल करने, आउटसोर्स संविदा कर्मी और दैनिक वेतन भोगियों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने के लिए धन्यवाद दिया। ऊर्जा मंत्री ने विभाग के सभी कर्मचारियों को मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने की भी अपील की है। कि हम मास्क जरूर। मुख्यमंत्री कल्याण योजना में ऊर्जा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को भी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शामिल किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस योजना में अधिकारी कर्मचारियों के साथ जो संविदा पे हैं, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक भोगी हैं, उन सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कोरोना से लड़ाई में अब मॉयल यानी मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार की मदद के लिए आगे आया है। मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के 5 जिलों में 350 ऑक्सीजन बेड्स के कोविड केयर सेंटर का निर्माण करेगा और यहां मंडला बालाघाट में 100 बेड्स, सिवनी में 60 बेड, डिंडोरी में 50 बेड और नरसिंहपुर में 40 बेड के कोविड केयर सेंटर्स तैयार किए जाएंगे। कोविड केयर सेंटर के अलावा मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड 350 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 50 वेंटिलेटर्स मध्य प्रदेश सरकार को मुहैया करवाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई चर्चा में यह फैसला लिया गया और इसके साथ साथ गेल और मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक में यह सब कुछ तय किया गया कोरोना से लड़ाई के खिलाफ। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और शिवराज सरकार में मंत्री अरविंद भदौरिया भी मौजूद रहे। बढ़ते आगे, सागर में बीना तहसील के आगासोद में बन रहे 1000 ऑक्सीजन युक्त बेड वाले कोविड अस्थायी अस्पताल का सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निरीक्षण किया और इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि पहले चरण में 200 बेड्स का अस्पताल 25 मई तक शुरू हो जाएगा। बीना रिफाइनरी में उपलब्ध ऑक्सीजन को मेडिकल इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है और यहां 91 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के 2 प्लांट्स हैं। 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सिलेंडर में भरकर जहां जरूरत होगी वहां पर भेजा जाएगा। सीएम के मुताबिक कोरोना कब तक रहेगा ये निश्चित तो नहीं है, इसीलिए हम आगे तक की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि बीना रिफाइनरी और डीआरडीओ के सहयोग से अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें अक्षय पात्र फाउंडेशन मरीजों के खाने पीने की व्यवस्था, दवाई और काढ़े की व्यवस्था करेगा। प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ की जो ऑक्सीजन थी उसका टेस्ट हो गया और मेडिकली यूज के लिए वो परफेक्ट है, मरीजों के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त है। तो ये अस्पताल का हमारा फर्स्ट फेज 25 मई तक उपचार करना प्रारंभ कर देगा और आगे भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लगातार हम उसका विस्तार जैसी आवश्यकता होगी वैसा जारी रखेंगे। तैयारियां परफेक्ट है, परिपूर्ण हैं। 3000 बोतल प्रतिदिन जंबो साइज की लगभग 25 मेट्रिक टन की प्रतिदिन सप्लाई चेन की यहाँ हम स्थायी रूप में मध्य प्रदेश की मेडिकल इकोसिस्टम पे, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पे हम एक नई, इस क्राइसिस ने हमको एक नया सृजन यहाँ करने का मौका दे रहा है। आज उसकी हम लोगों ने निर्णय किया। इसमें मध्य प्रदेश की सामान्य लोगों की चिकित्सा सेवा में बहुत सहूलियत होगी। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर इस प्रदेश की नागरिकों को निश्चित रूप में जो जिम्मेवारी हमको लोगों ने दिया है उसको हम पूरा करेंगे।
बढ़ते आगे, आपको बता दें कि जबलपुर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत बीजेपी सांसद राकेश सिंह समेत की जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ और कटगी रोड पर रानी दुर्गावती कोविड केयर सेंटर में एक साथ 500 मरीजों के इलाज की व्यवस्था है। यहां 24 घंटे डॉक्टर्स की और बाकी स्टाफ की तैनाती रहेगी और यहां माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। हर बेड के साथ एक टेबल और पंखा लगाया गया है। कुछ बेड्स के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी लगाए गए हैं जिससे इमरजेंसी में मरीजों को तत्काल ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सके। पैथोलॉजी, एक्सरे और दवाइयाँ ये भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। हमारी कोशिश है, यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगाए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ पर लगाए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर प्रारंभिक रूप से ये ट्रीटमेंट भी मरीजों को मिले। लेकिन कुल मिलाकर एक काफ़ी लंबे समय से इसके लिए सोचा जा रहा था। अंततः हम इसमें सफल हुए हैं, जबलपुर इसमें सफल हुआ है और ये कोविड केयर सेंटर जबलपुर की जनता को समर्पित है। हमने एक बड़े हॉल के पीछे 500 बेड का रख लिया ताकि लोगों को विश्वास रहे कि उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। तो ये एक प्रकार से है। बीच बीच में यदि बहुत ही अति आवश्यकता है तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी हमने लगाए हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे सभी जगहों पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी हैं। यदि मान लीजिए कि अचानक थोड़ा बहुत ऐसा जरूरत पड़ा कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के माध्यम से उनको जो है ऑक्सीजन भी उपलब्ध हो जाएगी। पर वो चीज़ें टेम्परेरी बेसिस पर रखने का है। फिर यहाँ से हम लोग तत्काल जो है हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करा देंगे। राजनीति में काम का श्रेय लेने का होड़ हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिलता रहा है, लेकिन अशोकनगर में सीटी स्कैन मशीन आने का श्रेय लेने के लिए बीजेपी के 2 सांसदों के समर्थक आमने सामने हैं। प्रदेश में 30 सीटी स्कैन मशीन को सरकार ने स्वीकृति दी है, जिसमें से एक अशोकनगर को मिली है और उसके बाद राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और लोकसभा के सांसद केपी यादव के समर्थक अपने अपने नेता को श्रेय दे रहे हैं। सिंधिया समर्थक राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिंधिया को सीटी स्कैन मशीन के लिए धन्यवाद दिया, तो वहीं केपी यादव के समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें श्रेय दे रहे हैं। पीआरओ अशोकनगर के ऑफिशियल पेज से पहले सिंधिया के प्रयास से सीटी स्कैन मशीन आने वाली एक प्रेस नोट यहां पर रिलीज की गई और इसके अलावा आधे घंटे बाद फिर से एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें सांसद केपी यादव के प्रयास से सीटी स्कैन मशीन मिलने की बात कही गई है। सीटी स्कैन मशीन का पैसे टोटल श्रेय किसको देंगे आप? जो सोशल मीडिया पर सांसद केपी यादव ने कराया है कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कराया? मैंने नहीं कराया, मुझे इतना पता है। इन दोनों में से किसने कराया? हाँ, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे। तो माननीय सिंधिया जी ने कराई है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने सिंधिया जी से बार बार कहा और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी करा के दूंगा और उन्होंने करा के हमको तुरंत बताया कि मैंने आपको स्वीकृत करवा दिया आपने। तो हम तो ये कहेंगे ना कि महाराज ने कहा था, हमने महाराज से मांगा था, महाराज ने स्वीकृत करा दी, तो हम इसलिए महाराज को देंगे। अब जिसको ये देना है वो अपने हिसाब से लेता है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में 16 दिन पहले 5 मरीजों की मौत की जांच रिपोर्ट न आने पर कमलनाथ ने ट्वीट कर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि 5 मरीजों की मौत के बाद 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने की बात कही गई थी, लेकिन 16 दिन बाद भी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये एक गंभीर लापरवाही है। मृतक के परिजन न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। गैलेक्सी अस्पताल ने रेड क्रॉस सोसाइटी को 25 लाख रुपए का दान दिया है, जिसको लेकर भी कमलनाथ ने सवाल उठाया। कमलनाथ के मुताबिक रेड क्रॉस संस्था सीधे कलेक्टर के दायरे में आती है और ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि जिस अस्पताल के खिलाफ 5 मौत की जांच चल रही है उसके दान राशि किन परिस्थितियों में और किस कारण से ली गई। आपको बता दें कि गैलेक्सी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 5 मरीजों की जान जाने का आरोप लगा है, जिसके बाद जांच कमेटी गठित की गई थी। कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दे रही है। बावजूद इसके अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक लापरवाही की तस्वीरें ही सामने आ रही हैं। घटनाओं की बात करें तो सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की एक और घटना सामने आई, जहां लापरवाही के साथ साथ एक अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आई और मरीजों के परिजन डरे हुए सहमे हुए हैं। आरोप यह है कि बीएमसी के मॉर्चरी से कोविड संक्रमण से हुई 3 मृतकों के शवदाह संस्कार के लिए एक ही शव वाहन नरियावली मुक्तिधाम भेज दिए गए। जब अंतिम संस्कार का वक्त आया
तब नाम और शवों को लेकर कर्मचारियों ने जो जानकारी दी, उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। मौके पर मौजूद राजकुमार नाम के मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि किसी और का दाह संस्कार कराकर कर्मचारी उन्हें बरगलाने लगे कि राजकुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मृतक की बेटी और परिवार ने जब विरोध जताया तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। घटना और हंगामे की सूचना मिलने के बाद नगर निगम के उपायुक्त प्रणय कमल खरे और मोतीनगर पुलिस का अमला मुक्तिधाम पहुंचा। मामले की जांच की गई। चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 2 अलग अलग शवों पर एक से एक ही नाम वाली पर्ची लगी हुई थी, जिससे ये कंफ्यूजन पैदा हुई। जो बॉडियां यहाँ रखी गई थी तो उनको शिनाख्त कराई गई दूर से और उनकी टैग दिखाई गई, तो उन्होंने फिर ये माना कि हाँ ये जो है महिला जो बाहर है, उन राजकुमार जैन का ही जो है इलेक्ट्रिक सर्विलाइज किया गया है। तो बाद में उनकी बॉडी निश्चित रूप से इसमें बीएमसी की जो मर्चरी है और जो स्टाफ के लोग हैं उनको अभी जाकर सब हिदायत दी जाएगी कि जो भी टैगिंग करते हैं बिल्कुल देख के और अच्छी तरह से उसको टैग करें ताकि इस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति आगे ना आए। मेरे को ये नहीं सुनना है। इनने कहा कि बीएमसी ने नाम गलत लिख दिया तो मेरी गलती नहीं है। जिसकी गलती है मेरे को वो इंसान चाहिए है। इन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि भाई बीएमसी वालों की गलती है, मेरे को बीएमसी वाले चाहिए या फिर कि जो एक्सेप्ट करे मेरी गलती। पर एक्सेप्ट करके भी मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को ये बताइए, कोई अनजान जो मेरे को जानता ही नहीं है वो इंसान करके आया है अंतिम संस्कार। और अब आपको मध्य प्रदेश के मंडला की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन कराने में पुलिस अलग अलग तरकीब अपना रही है। पुलिस ने बेवजह घूमने वालों को आज सीधा कोरोना संक्रमित मरीज से मिला दिया और मरीज से मिलने के बाद कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने वालों के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद लापरवाह लोग भगवान और पुलिस कर्मचारियों से माफी मांगने लगे कि अब वो घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। दरअसल मंडला कोतवाली पुलिस ने एक प्लान तैयार किया था, जिसमें पुलिस ने अपने 2 सिपाहियों को पीपीई किट पहनाकर एक एम्बुलेंस में बैठा दिया और एक पुलिस कर्मचारी को कोरोना मरीज बनाकर वहीं एम्बुलेंस में लिटा दिया। इसके बाद बाहर निकले बेवजह घूमते लोगों को पकड़कर सीधा एम्बुलेंस में कोरोना संक्रमित बताकर बिठा दिया गया। बस फिर क्या था, जैसे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बेवजह घूमने वालों की कोरोना संक्रमितों से भेंट हुई और उनकी सांसें फूलने लगी। अब दोबारा तो नहीं निकलो, कान पकड़ो, निकलोगे? घर पे रहोगे ना, अब दोबारा तो नहीं निकलोगे घर से बाहर। चलिए घर से बाहर निकलोगे तो तुमको अस्पताल भेज करके ये बीमारियों की जो कोरोना वायरस वाला है संक्रमित वो है मरीज है ना, इसकी सेवा करना पड़ेगा। इसे एक कान पकड़ो। कौन सी बीमारी चल रही है? कौन सी बीमारी फैली हुई है?